Hello guys, so we were talking about Panchayati Raj and here we are going to talk about constitutionalization. कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये वर्ड थोड़ा बल्कि सा है तो इसलिए मुझे इसे प्रोनाउंस करने में थोड़ा टाइम लगता है. राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ठीक है, और लास्ट कमेटी कौन थी? गाडगिल, वी.एन. गाडगिल कमेटी वाली. तो लास्ट उसकी रिकमेंडेशन पर ठीक है राजीव गांधी गवर्नमेंट 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है लोकसभा में. ठीक है, जुलाई 1989 में. ओके, मतलब ये प्रयास किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के. होगा तो 73rd के द्वारा जाकर. 64वां अमेंडमेंट बिल आता है लोकसभा में जुलाई 1989 में. उसमें कहा गया कि पीआरआई को जो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दो, लेकिन राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया. अपोजिशन ने कहा कि भाई ये तो सेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन करना चाह रहा है फेडरल सिस्टम में. मतलब एक इलॉजिकल सी बात है कि एक तरीके से तो वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो मतलब सेंट्रलाइजेशन कहाँ से स्ट्रेंथन हो रहा है ना. तो ये कर दिया अपोजिशन ने. ठीक है, अपोजिशन इसको ये मिला और राज्यसभा से पास नहीं हो सका. वीपी सिंह गवर्नमेंट आती है, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट. ठीक है, उसने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी स्टेट चीफ मिनिस्टर की इस इश्यू को डिस्कस करने के लिए. सारे चीफ मिनिस्टर इकट्ठा हुए, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पर. फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया गया लोकसभा में 1990 में. ठीक है, लेकिन भाई जैसे ही गवर्नमेंट का फॉल हुआ वैसे ही बिल का भी फॉल हो गया. फिर आती है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. तो फिर उन्होंने कहा नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कि बस बहुत हुआ, अब ये फाइनली आएगा ही आएगा. तो वो लेकर आए 64th अमेंडमेंट बिल को ही लेकर आए एज अ 73rd अमेंडमेंट बिल, और ये आया 1992 में. ठीक है, और 24 अप्रैल 1993 से हो गया ये इम्प्लीमेंट, मतलब फोर्स में आया 24 अप्रैल 1993. 1992 में तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसको फोर्स में लाया गया 1993 में. 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो था 1992 का, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी ये देख लीजिए. एक तो नया पार्ट 9th कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. ठीक है, 11th शेड्यूल कंसिस्टिंग 29 फंक्शनल आइटम्स, और 11th शेड्यूल भी इसके साथ साथ ऐड की गई, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स थी जो कि पंचायत को असाइन किए गए थे. यानी 29 काम, 29 काम. ठीक है, जो पंचायत को कहा गया था कि ये आपके एम्बिट में आएंगे. पार्ट 9th आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक. ठीक है, आर्टिकल दिए गए थे पार्ट 9th में. नई जो 11th शेड्यूल थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें 29 फंक्शनल आइटम्स रखे गए थे पंचायत के पास, और 11th शेड्यूल जुड़ी हुई थी आर्टिकल 243G से. आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक आपको पता है कि आर्टिकल है पार्ट 9th में. और आर्टिकल 243G जो है वो बात करता है कि कौन कौन से काम पंचायत को असाइन किए गए हैं, और उसके साथ साथ आती है 11th शेड्यूल जो कि 243G से जुड़ी हुई है. डेमोक्रेटिक शेप जो थी आर्टिकल 40 को दे दी गई थी. ठीक है, आर्टिकल 40 पहले डीपीएसपी में था और ये बात करता था, अब बात करता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने का प्रयास करेगी सरकार. और अब उसको एक तरीके से एक शेप मिल गई थी, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था बाय हैविंग दिस अमेंडमेंट. ठीक है, आर्टिकल 40 की क्या लैंग्वेज है ये देख लीजिए. स्टेट टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड प्रोवाइड देम पावर्स एंड अथॉरिटी सो दे कैन फंक्शन एज सेल्फ गवर्नमेंट. स्टेट जो है वो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज कराएगा और उनको पावर और अथॉरिटी देगा ताकि वो खुद से सेल्फ गवर्नमेंट तरीके से फंक्शन कर सके. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया पीआरआई को. ठीक है, अब ये जस्टिसेबल पार्ट बन गया था भाई कॉन्स्टिट्यूशन का, नॉट लाइक अर्लियर की अनजस्टिसेबल है. ठीक है, और भाई एंड मैंडेट स्टेट्स टू एडोप्ट द सिस्टम, और स्टेट के ऊपर मैंडेटरी बन गया था कि अब आप इस सिस्टम को एडोप्ट करेंगे ही करेंगे. ठीक है, इस सिस्टम को आप लाएंगे ही लाएंगे. और इलेक्शन प्रोसेस जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, उसको स्टेट गवर्नमेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया. ठीक है, विल बी हेल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विल, मतलब गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट की विल है उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया इलेक्शन को, इसके इलेक्शन को. एक्ट के 2 पार्ट थे, एक तो कंपलसरी वाला पार्ट है और एक वॉलेंट्री वाला पार्ट है. कंपलसरी वाला वो है कि मस्ट बी एडिड टू स्टेट लॉज विच इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ न्यू पंचायती राज सिस्टम. मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंपलसरीली करनी ही करनी है. ठीक है, और वॉलंटरी ऐसा है कि डिस्क्रेशन पर छोड़ दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के, कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती. उसमें आता है, देखो जो कंपलसरी वाला आता है उसकी लैंग्वेज होती है द स्टेट शैल, स्टेट करेगा ही करेगा. ठीक है, करना ही करना है. और जो वॉलंटरी वाला होता है उसमें आता है स्टेट में, यानी स्टेट कर सकता है. ओके,
तो भाई ये जो एक्ट है ये एक माइलस्टोन साबित हुआ, लकीर की पत्थर साबित हुआ, पत्थर का लकीर साबित हुआ इन क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एट द ग्रास रूट लेवल इन द कंट्री में ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने में, क्रिएट करने में ये एक माइलस्टोन साबित हुआ। और इसने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तक, ठीक है, यानी इसने बदल दिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब हम इस एक्ट के सैलेंट फीचर्स पढ़ते हैं। पता है मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है जब कहीं कुत्ते रोते हैं, जब कहीं कुत्ता कोई बेचारा पीट रहा हो किसी कुत्ते को कोई, तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, और अभी यही चल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा ऊट पटांग बोल रही हूँ। वेल आई होप कि ये दोबारा नहीं होगा। बाहर शायद गली में कोई कर रहा है कुत्ते के ऊपर जुल्म। वेल सैलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट देखते हैं। ग्राम सभा, आर्टिकल 243A बात करता है ग्राम सभा की। विलेज असेंबली, ग्राम सभा क्या है? विलेज असेंबली, जिसमें सारे जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उस एरिया के वो आएंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड वोटर जो 18 की बात का हो जाता है वो तो रजिस्टर्ड वोटर बनेगा ही बनेगा, तो भाई जो रजिस्टर्ड वोटर है वो वहाँ का ग्राम सभा का मेंबर है, ठीक है, लेकिन उसी पंचायत का, ओके, उसी पंचायत का ओनली, नॉट ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, ठीक है। 3 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। 3 टियर सिस्टम मतलब एक विलेज पंचायत, एक ब्लॉक पंचायत और एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और स्टेट विथ पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इंटरमीडिएट लेवल। भाई ऐसे स्टेट जिनकी जो पॉपुलेशन है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से भी कम हो, तो भाई वो इंटरमीडिएट लेवल वाला जो मतलब पंचायत है उसको रहने देना, ठीक है। आप 2 में ही बस सेटिस्फाई हो जाओ क्योंकि आपके पास जो पॉपुलेशन है वो कम है, ठीक है, 20 लाख से कम। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरमैन, भाई जो मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन है उनका इलेक्शन कैसे होगा? अब ये देखिए, जितने भी पंचायती राज के लेवल्स हैं उन पर जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, सभी लेवल्स पर। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पंचायती राज जो विलेज लेवल है उस पर डायरेक्टली होगा और बाकी सब पे इनडायरेक्टली होगा। भाई मेंबर्स के जो इलेक्शन है वो तीनों लेवल पर डायरेक्टली ही होंगे, ठीक है, प्रधान चुने जाएंगे एंड देन आफ्टर दैट डायरेक्टली जो दूसरा लेवल है उसमें भी और जो तीसरा लेवल है उस पर भी, ठीक है, मतलब डायरेक्टली इलेक्शन होंगे। चेयरपर्सन जो है इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। भाई देखो इलेक्टेड मेंबर्स एंड एट द विलेज लेवल, देखो 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 मेरी बात सुनो, जो चेयरपर्सन है ना, चेयरपर्सन भी 3 होंगे, मेंबर्स तो मैंने बता दिया ना कि मेंबर्स, देखो मेंबर्स 3 लेवल पर होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल। इन तीनों मेंबर्स के जो इलेक्शन होंगे डायरेक्टली होंगे, दैट इज क्लियर। अब हम चेयरपर्सन की बात करते हैं। भाई जो चेयरपर्सन होंगे 3 लेवल पर 3 चेयरपर्सन होंगे, तो भाई जो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का चेयरपर्सन है, यानी ब्लॉक लेवल का और डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि उसको सभी लोग इलेक्ट नहीं करेंगे। जो मेंबर आपने इलेक्ट किए हैं ना विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जो डायरेक्टली इलेक्ट किए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तीनों लेवल पर जो अभी मेंबर्स आपने इलेक्ट किए थे, वो सारे मेंबर्स मिलकर किसको इलेक्ट करेंगे? इन दोनों को इलेक्ट करेंगे। किसको? चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड चेयरपर्सन ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। इसको क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे, ठीक है। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर कि क्यों इनडायरेक्टली कह रही हैं। और भाई जो विलेज लेवल का चेयरपर्सन होगा, ठीक है, वो ऐसे इलेक्ट किया जाएगा जैसा स्टेट गवर्नमेंट चाहे, ठीक है। इट इज़ ऑन द विल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि वो कैसे उसको इलेक्ट कराना चाहती है। किसको? चेयरपर्सन ऑफ द विलेज लेवल, ठीक है। वही अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करती हूँ। और भाई ये जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स है ना, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 243K में, ठीक है, 243K में। रिजर्वेशन ऑफ सीट की अगर हम बात करें तो SC/ST को भाई उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में जो है सीट रिजर्व दी जाएंगी, ठीक है। और वुमेन के सुन लीजिए 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जो 1/3 होगा ना टोटल सीट्स का, वो है वुमेन के लिए रिजर्व, ठीक है। भाई एक और बात, 1/3 से ऊपर तो जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता, नॉट लेस देन 1/3, ठीक है। 1/3 से सीट्स, टोटल सीट्स जो है ना उनके 1/3 का नीचे नहीं जा सकता, नॉट लेस देन, ठीक है। और चेयरपर्सन एट ऑल लेवल्स ऑफ द पंचायत टू बी रिजर्व फॉर वुमेन। और यही चेयरपर्सन के लिए है, मतलब चेयरपर्सन देखो, एक तो मेंबर होती है वुमेन, ठीक है, तीनों लेवल पर, तो उनके लिए भी है रिजर्वेशन। और चेयरपर्सन के लिए भी एट ऑल लेवल्स ऑफ द पंचायत टू बी रिजर्व फॉर वुमेन। और 1/3 जो है चेयरपर्सन की सीट भी जो है वो वुमेन के लिए तीनों लेवल पर रिजर्व होनी चाहिए, और वो भी 1/3। स्टेट लेजिस्लेचर और ऑल्सो गिवन द प्रोविजन टू डिसाइड ऑन द रिजर्वेशन ऑफ सीट। भाई देखो, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको OBC बोला जाता है, अब उनको
तीनों लेवल पर सीट देनी है कि नहीं देनी है, चेयरपर्सन जो है ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन देना है कि नहीं देना है, उसमें रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है, ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। ठीक है, टू डिसाइड ऑन द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी लेवल ऑफ पंचायत, पंचायत के किसी भी लेवल पर मेंबर वगैरह बनाना है और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन या चेयरपर्सन की कोई सीट देनी है तो उसका रिजर्वेशन डिसाइड करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को रखा गया है। आप डिसाइड करिए, ठीक है, और एंड उसके बाद आप देखिए बिल्कुल। अब जैसे जैसे जो चेयरपर्सन होता है विलेज लेवल पर उसको उसका इलेक्शन जो है आप डिसाइड कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट सेम लाइक दैट यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर। डिफरेंस है भाई, डिफरेंस है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट था, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर है। तो वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बिकॉज यहाँ पर पॉलिटी का पूरा गेम ही जैसे वर्ड्स के ऊपर टिका है। रिजर्वेशन शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 334। ठीक है, जो रिजर्वेशन है, मतलब रिजर्वेशन किसके लिए, SC ST वुमेन के लिए, वो इफेक्ट में आना बंद हो जाएगी कब, जो आर्टिकल 334 में पीरियड लिखा है ना उसके बाद। और क्या लिखा है आर्टिकल 334 में कि कब होना बंद हो जाएगी, 80 ईयर्स 2030 तक। ठीक है, ये रिजर्वेशन सिर्फ 2030 तक मिलेगी, हो सकता है तब तक SC ST वुमेन की हालत सुधर जाए और वो इक्वल आ जाए। क्या लगता है 2026 चल रहा है तो क्या 4 साल में आ पाएंगे? आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत। देखो भाई, जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है जो कि मेंबर्स और चेयरपर्सन दोनों के लिए है, शेड्यूल कास्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश में SC की पॉपुलेशन है ही नहीं, शेड्यूल कास्ट वहाँ पर है ही नहीं, सारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ सीट का जो मामला है कि SC को उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स मिलेगी रिजर्व, तो वो यहाँ पर SC है ही नहीं, तो पॉपुलेशन के हिसाब से कहाँ सीट मिल जाएंगी। तो ये वाला जो प्रोविज़न है ये अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होगा, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, टू द स्टेट ऑफ AP, क्योंकि स्टेट जो है पूरा इंडिजिनस ट्राइब से भरा पड़ा है और वहाँ पर शेड्यूल कास्ट है ही नहीं। ठीक है, और ये जो प्रोविज़न है ना ऊपर वाला, ये पता है कब आया था, 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। ये बाद में आया होगा, देखो 73rd और 83rd में 10 अमेंडमेंट का फ़र्क है, तो कुछ ही साल बाद अरुणाचल प्रदेश वालों को लगा होगा कि भाई किसको दे यहाँ पर रिजर्वेशन, SC वाले हैं ही नहीं यहाँ पर, तो फिर 83rd लेकर आया गया। अब देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ पंचायत कि इस एक्ट में, हम एक्ट के फीचर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्ट में जो ड्यूरेशन है पंचायत की वो क्या दे रखी है। ठीक है, तो आर्टिकल 243A बात करता है, बात करता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। भाई सारे लेवल पर, जितने भी लेवल है, तीनों लेवल पर पंचायत का जो टर्म पीरियड है 5 ईयर का है। ठीक है, और पंचायत जो है इसके टर्म से पहले भी डिसॉल्व किए जा सकती है और एकदम से न्यू पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर, 5 साल पूरे होने से पहले। ठीक है, और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। फ्रेश इलेक्शन टू कंस्टिट्यूट द न्यू पंचायत शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 years। 5 साल उसके एक्सपायर होने से पहले ही फ्रेश इलेक्शन करा लो। ठीक है, और अगर डिसोल्यूशन हो गया है, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। भाई मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता देती हूँ, इन्होंने तो ज़्यादा ही घुमा के रखा हुआ है कि कोई पंचायत चल रही थी, उसका टर्म पीरियड पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, तो भाई मतलब अभी उसका टर्म पीरियड होने में कितना साल था, 2 साल था पूरा, अभी वो हो गई डिसॉल्व। ठीक है, मान लो प्रधान जी की हो गई मौत, तो अब क्या होगा, दूसरे इलेक्शन होंगे, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और वो जो नई पंचायत आएगी वो सिर्फ जो रिमेनिंग पीरियड है 2 साल का उसके लिए आएगी वो। ठीक है, वो पूरे 5 साल के लिए नहीं आएगी। और अगर मान लीजिए कि 5 साल पूरे होने वाले थे, 6 महीने ही बचे थे, मतलब 6 महीने से भी कम बचा था और प्रधान जी की हो गई मौत, तो अब उन 6 महीनों को जैसे कैसे करके काट लो। ठीक है, उन 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने कितना ही वक्त होता है भाई, काट लो किसी तरह 6 महीने, फिर उसके बाद नए इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। लेस देन 6 months, देखो लिखा हुआ है इसमें, लेस देन 6 months इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एन इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यू पंचायत फॉर सच पीरियड। क्यों हमका का खर्चा कराओगे, इतने बैलेट बॉक्स आएंगे, इतने पेड़ कटेंगे। ठीक है, 6 महीने की बात है, सिर्फ काट लो, देन उसके बाद एकदम से फ्रेश इलेक्शन होंगे। ठीक है, नई पंचायत आएगी। अब डिसक्वालिफिकेशन देखिए, आर्टिकल 243F में डिसक्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे कोई पर्सन डिसक्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, फॉर बीइंग चूजन एज और फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पंचायत, कि कैसे आपको ये कहा जा सकता है कि नहीं आप तो इलेक्शन में ही खड़े नहीं हो सकते।
या दोनों के लिए एक ही चीज़ है, ठीक है। या आप तो पंचायत के मेंबर बन ही नहीं सकते, ठीक है। कैसे? अगर वो डिसक्वालीफाई हो रखा है पहले से ही, मतलब उस स्टेट लेजिस्लेचर ने, जो स्टेट है उसकी लेजिस्लेचर ने इलेक्शन पर्पस के लिए कुछ लॉज बनाए थे, ठीक है। अंडर एनी लॉ, कोई भी लॉ बनाया था जो कि उस टाइम पर इन्फोर्समेंट में था, फॉर द टाइम बेइंग इन फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न है। 1 मिनट। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, जो लॉ रहते हैं ना कि अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर में मतलब आना चाहते हो, मतलब इलेक्ट होना चाहते हो, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना चाहते हो, एमएलए बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये होना पड़ेगा, ये लॉ आपको वायलेट नहीं करना है, और आप उसमें जो है वायलेटिव पाए गए, ठीक है, तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न। उस स्टेट लेजिस्लेचर से रिगार्डिंग उसमें इलेक्ट होने के लिए जो लॉज चल रहे थे उस टाइम पर, उसको आप पूरा नहीं कर पाए तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, या कोई भी लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बना रखा है उसके अंडर में। क्या यार कहना क्या चाहते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाएगा एंड देन आफ्टर दैट आप उसमें खरे नहीं उतरते हो एंड देन यू विल बी डिसक्वालीफाइड, बट व्हाट काइंड ऑफ लॉ दे आर टॉकिंग अबाउट? फर्दर, all questions relating to disqualification shall be referred to an authority determined by the state legislature। भाई जो जितने भी क्वेश्चंस जो मतलब इस रिगार्डिंग उठेंगे कि भाई इलेक्शन सही नहीं हुए, ठीक है, ये सही नहीं था, डिसक्वालिफिकेशन नहीं सॉरी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ओनली, ऐसा मतलब ये कौन सुनेगा? ऐसे ऐसे ग्रीवांसेस, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स कौन सुनेगा? एक अथॉरिटी सुनेगी जो कि स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगी कि वो अथॉरिटी क्या होगी, ठीक है। क्या वो अथॉरिटी कोई ट्राइब्यूनल होगी या कोई कोर्ट होगा, ठीक है, वो अथॉरिटी सुनेगी डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर्स। 21 साल है मिनिमम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन टू पंचायत। पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए 21 साल की एज है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें, आर्टिकल 243F सैलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के सैलेंट फीचर में पढ़ रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी जाती है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की। जो इलेक्शन होंगे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, और इसमें एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा जो कि गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा जो कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। लेकिन भाई वो रिमूव नहीं किया जा सकता, उसी मैनर में रिमूव किया जाएगा, उन्हीं ग्राउंड पर रिमूव किया जाएगा जैसे हम एक स्टेट हाई कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, ठीक है। बहुत मतलब हार्ड होता है प्रोसीजर स्टेट हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना, ठीक है। तो भाई इसको जो रिमूव करेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, वो उसी मैनर्स में और उसी ग्राउंड पर किया जाएगा जैसे स्टेट हाई कोर्ट के जज को किया जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रोविज़न बना सकता है टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन टू द पंचायत। पंचायत का जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, ठीक है। पावर एंड फंक्शंस क्या है स्टेट लेजिस्लेचर? 243G में है कि स्टेट लेजिस्लेचर की पावर क्या है। तो स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को वैसी पावर और अथॉरिटी दे सकता है जो कि उनको फंक्शन करने में इनेबल करे, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट का फंक्शन करने में, एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शन करने में उनको इनेबल करे, ऐसे स्टेट अथॉरिटी उनको दे सकता है। और वो क्या क्या है, जैसे कि प्लान्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए प्लान तैयार करना, ठीक है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस की जो स्कीमें आ रही हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना जो कि उनको दी गई है, ठीक है। और 29 मैटर्स जो उनको दिए गए हैं जो 11th शेड्यूल में है उनको जो है इम्प्लीमेंट करना, ये भी उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है। फाइनेंसिस की अगर हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में, ये नहीं कहा गया कि विल करेगा ही करेगा, में कर सकता है, आर्टिकल 243H में है कि स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथराइज अ पंचायत टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर अथॉरिटी दे सकता है पंचायत को कि आप जो है दूसरे के ऊपर टैक्स लगाइए, ठीक है, ड्यूटीज़ लगाइए, टोल्स लगाइए, फीस लग सकते हो, ठीक है। और भाई ये असाइन कर सकता है कुछ टैक्सेस, ड्यूटीज़, किसको? असाइन टू अ पंचायत टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि देखो पंचायत को ऑथराइज कर दी कि आप लेवी करिए, टैक्स कलेक्ट करिए, ठीक है,
ड्यूटीज़ लगाइए, टोल्स लगाइए, फीस लगाइए। या फिर असाइन भी कर सकता है कि भाई आप कलेक्ट कीजिए, नहीं सॉरी, असाइन टू अ पंचायत टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इन टैक्सेस को लेवी स्टेट गवर्नमेंट करेगा, कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करेगा, लेकिन दिए जाएंगे किसको? ये पंचायत को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट खुद लगाएगा, देन आफ्टर दैट उसको कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके पूरा बांध कर बोरा किसको दे देगा? पंचायत को, कि ये लीजिए अपने रिसोर्सेज। ठीक है, जिसके दम पर आप कुछ कर सकते हो डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरा है प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट्स इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। मतलब कंसोलिडेटेड फंड जो है स्टेट का, उससे कुछ एड, कुछ ग्रांट्स जो है वो प्रोवाइड कराएगा पंचायत को, स्टेट लेजिस्लेचर। प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनीज फॉर द पंचायत। और एक फंड का कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, एक फंड बनाएगा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, ताकि सारी जो मनी है पंचायत की वो उसमें क्रेडिट की जा सके। ठीक है, उसमें जमा की जा सके। अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की, कि फाइनेंस कमीशन का इसमें क्या रोल होगा। गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल, जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाना ज़रूरी है ना, वैसे ही गवर्नर क्या करेंगे? फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे हर 5 साल बाद। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन जो पंचायत की है उसको रिव्यू करेगा और गवर्नर को कैसी कैसी रिकमेंडेशन बताएगा कि भाई वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कि गवर्न करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत। मतलब पंचायत और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस का, ठीक है, ड्यूटीज़ का, टोल्स का, फीस का जो कि स्टेट ने लगाई है, ठीक है, एंड शेयर कैसे एलोकेट होने चाहिए पंचायत के और उसके सारे लेवल्स के बीच में। ठीक है, वो कौन से प्रिंसिपल होने चाहिए जिनके बेसिस पर हम उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, शेयर को एलोकेट कर सकते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, और जो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस है, मतलब डिटरमाइन करना टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को, टोल्स को, दैट मे बी असाइन टू द पंचायत। ठीक है, जो कि पंचायत को असाइन की गई है और कलेक्टेड बाय द स्टेट। स्टेट कलेक्ट करता है लेकिन असाइन किसको कर देता है? पंचायत को कर देता है। और ग्रांट्स इन एड, मतलब ये पूरा का पूरा रिकमेंडेशन देगा कि कितना पैसा जाना चाहिए। इन शॉर्ट में बता रही हूँ, कितना पैसा जाना चाहिए पंचायत के पास, कितने ग्रांट्स इन एड जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जानी चाहिए पंचायत के पास। फिर ये दूसरा इसका काम होगा कि ये मीजर्स बताएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है पंचायत की उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा ये कोई दूसरा मैटर जो कि गवर्नर इसको रेफर कर दे, ठीक है, जो कि पंचायत के फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो वो मैटर भी ये देखेगा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बता सकती है कि कमीशन का कंपोजिशन क्या होगा, क्वालिफाइड मतलब क्वालिफिकेशन क्या होगी मेंबर्स की, और उनके सिलेक्शन का मैनर क्या होगा। ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर है कि आप कैसे भी आप उसको कॉन्स्टिट्यूट कैसे करना चाहते हो, कि आपका इलेक्शन जो आप मेंबर चुन रहे हो स्टेट फाइनेंस कमीशन के, वो कैसे चुन रहे हो, किस बेसिस पर चुन रहे हो, ये सब। गवर्नर जो है रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन विद स्टेट टेकन। भाई देखो, जो रिकमेंडेशन दी है ना, मतलब फाइनेंस कमीशन ने गवर्नर को, वो एक्शन क्या क्या लिए गए हैं उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रोवाइड करेगा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने सबमिट करेंगे गवर्नर इस रिपोर्ट को। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का भी यहाँ पर रोल है कि वो मेजर्स को सजेस्ट करता है टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत इन द स्टेट। ये सजेस्ट करेगा मेजर्स कि कैसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को, ठीक है, ऑगमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि पंचायत के रिसोर्सेज को स्टेट्स में पूरा किया जा सके, सप्लीमेंट किया जा सके। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, आर्टिकल 243J कि अकाउंट्स को ऑडिट कौन करेगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविज़न बना सकती है फॉर द मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट्स। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या बना सकती है? प्रोविज़न बना सकती है कि कौन यहाँ पर ऑडिट करेगा पंचायत के अकाउंट्स को। ठीक है, और इसका जो एप्लीकेशन है वो यूटी पर कैसे होगा, यूनियन टेरिटरीज में इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। आर्टिकल 243L इसकी बात करता है कि भाई प्रेसिडेंट मतलब जो एक्ट है उसके प्रोविजंस को डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि यूनियन टेरिटरी में कुछ एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के बाद लग सकता है या कैसे लग सकता है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बी अप्लाइड ऑन एनी यूटी सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस ही स्पेसिफाइज। जो भी वो बताएंगे कि ये एक्सेप्शन रख दो, ये मॉडिफिकेशन रख दो इसमें, एंड देन आफ्टर दैट it can be applicable on the UT. Exempted seats and areas, भाई जो स्टेट्स हैं और कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको इस एक्ट से एग्जेम्प्ट कर रखा है। ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था ना,
इससे कुछ स्टेट्स को, कुछ एरियाज़ को जो है एग्जेम्प्ट कर रखा है, निकाल रखा है बाहर। और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दूसरे अदर एरियाज, ठीक है। इनको नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दीज एरियाज इंक्लूड शेड्यूल एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स। और ये मतलब ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होता? कुछ शेड्यूल एरियाज हैं और कुछ ट्राइबल एरियाज हैं स्टेट्स में। जो हिल एरिया है मणिपुर के, ठीक है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करती है। और जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, जहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है, ठीक है भाई। कुछ फिर से सुन लो कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में, ठीक है। और कहाँ पर? वहाँ पर भी, मतलब ना पूरे नागालैंड में नहीं, पूरे मेघालय में, पूरे मिजोरम में नहीं। मैं बताती हूँ कौन कौन से एरिया। जो शेड्यूल एरियाज है वो ट्राइबल एरियाज है स्टेट्स के, उन पर अप्लाई नहीं होगा। मणिपुर के जो हिल एरिया है, हिली एरियाज हैं, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का, जहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। और इसके बाद हम लेकर आते हैं 1996 में। देखो ये कब आया था? 1992 में आया था। इसके 4 साल बाद 1996 में सरकार को लगा कि भाई ये शेड्यूल एरियाज जो है, यहाँ तक तो पंचायत राज पहुँच ही नहीं रहा, यहाँ पर तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। तो इसलिए पैसा एक्ट लेकर आए, ठीक है, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 सॉरी। इसमें क्या था? कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एक्सिस्टिंग लॉस। देखो पैसा एक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हम साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट ही पढ़ रहे हैं। एक्ट में ये भी लिखा था कि भाई स्टेट्स को 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, ये सारे के सारे न्यू पंचायती राज सिस्टम के प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट पर बेस है, ठीक है। न्यू पंचायती राज सिस्टम के जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसको स्टेट को ये 1 साल के अंदर अंदर क्या है, अडॉप्ट करने हैं। फ्रॉम 24 अप्रैल 1993 से ये इन्फोर्स हुआ। तो 1994 तक आप जो है अपने पुराने जो आपके एक्सिस्टिंग लॉज हैं, अगर ठीक है तो चलने रहने दो, नहीं तो आपको सारी चेंज करने पड़ेंगे। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है। इस एक्ट में ये भी लिखा है कि जो वैलिडिटी है ऐसी किसी लॉ की रिलेटिंग टू द डिमिलिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, ठीक है। मतलब ऐसे लॉ की जो कि डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सीट्स के अलॉटमेंट से जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन किसी भी कोर्ट में, ठीक है, वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई भी इलेक्शन का, मतलब कोई भी पंचायत का इलेक्शन क्वेश्चन नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन, जब तक इलेक्शन पिटीशन ना डाली जाए, ठीक है, प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी, वो भी उस अथॉरिटी के सामने और उस मैनर में जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। यानी जुडिशरी को एक तरीके से इससे अलग रखा जा रहा है कि भाई जब तक हम ना गए आप इंटरफेयर मत करना, ठीक है। एक तो आप जो हम डिबिलिटेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का उसमें कुछ नहीं बोलना, ठीक है। और दूसरा जो इलेक्शन में जो पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, जब तक उसमें कोई इलेक्शन पिटीशन ना डाली जाए उस मैनर में और उस अथॉरिटी को जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने कहा है, तब तक नो कोर्ट कैन इंटरफेयर, ठीक है। 11th शेड्यूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं 29, वो देख लीजिए, इन सबको एक बार पढ़ना है। सो लेट्स रीड देम। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, माइनर इरीगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर शेड डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड पोल्ट्री, fisheries, social forestry and farm forestry, minor forest produce, small scale industries including food processing industries, khadi village and cottage industries, rural housing, drinking water, fuel and fodder, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, fuel and fodder, बकरियों का चारा, roads, culverts, bridges, ferries, waterways and other means of communication, rural electrification including distribution of electricity, non-conventional energy sources, poverty alleviation program, education including private and secondary schools, technical training and vocational education, adult and non-formal education, libraries, cultural activities, markets and fair, health and sanitation including hospitals, primary health centers and dispensaries, family welfare, women and child development, social welfare including welfare of the handicapped and mentally retarded, welfare of the weaker section and in particular of the scheduled caste and the scheduled tribe, public distribution system, maintenance of community assets. These are all 29 items that have been incorporated in the 11th schedule and that have assigned to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विलेज। आर्टिकल्स जो कि पंचायत से रिलेटेड है एट ए ग्लैंस वो देख लीजिए।
243 बात करता है डेफिनेशन की, 243A ग्राम सभा की, 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, C कंपोजिशन ऑफ पंचायत, D रिजर्वेशन ऑफ सीट, E ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। ये सब हमने एक एक बार करके पढ़ा है, पता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप लिखा हुआ है और इससे क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। पंचायत के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, तो ये सारी हेडिंग डाल देना, बस एक बार उनके बारे में लिख देना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, इलेक्शन टू द पंचायत, एप्लीकेशन टू यूटी, पार्ट्स नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एक्सिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। हमने सबको आर्टिकल वाइज पढ़ा है, पता है, सबको आर्टिकल वाइज ए से लेकर ओ तक जा रही हैं, ठीक है। कंपल्सरी एंड वॉलेंट्री प्रोविजंस, अब देखते हैं कि कौन से कंपल्सरी प्रोविजंस है और कौन से वॉलेंट्री प्रोविजंस। बट उससे पहले आई थिंक आई शुड हैव रेस्ट।